इतिहास के पन्नों को खंगालें तो देश आज़ाद होने के तुरंत बाद 1948 में कांग्रेस पार्टी टूटी थी, जब जयप्रकाश नारायण सहित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सारे नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी मानते थे कि नेहरू का विकास मॉडल महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता और यही विरोध उन्हें कांग्रेस पार्टी से दूर ले गया था और बाद में जेपी इंदिरा गांधी की सरकार के लिए सबसे घातक सिद्ध हुए थे। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने देश की राजनीति में कदम रखा। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता थे, लेकिन राजीव गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो वह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की सहानुभूति लहर ने 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें दी। ये करिश्मा ऐसा था जो नेहरू और इंदिरा भी न कर सके, लेकिन उसी राजीव गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव ने 200 से भी कम सीटों में समेट दिया। राजीव गांधी की इस हार में अहम भूमिका रही उनकी सरकार में ही मंत्री रहे वीपी सिंह की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले का मुद्दा कुछ यूं उछाला कि वो हर घर तक पहुंच गया। राजीव गांधी के कुछ और करीबियों के साथ मिलकर वीपी सिंह बोफोर्स के सहारे सत्ता के करीब पहुंच गए और 2 दिसंबर 1989 को उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के बहुत नज़दीकी सहयोगी थे और वित्त मंत्री बनाए गए। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ टैक्स चोरी की कार्रवाई की। बाद में रक्षा मंत्री बने, पर उन्होंने बोफोर्स तोप में घोटाले की बात कर राजीव गांधी की को भी लपेट में ले लिया और पार्टी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हुए। साल 1989 में देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने की जगह पार्टी ने विपक्ष में बैठने की ठानी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इंदिरा गांधी के समय से क्षेत्रीय दल आते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मजबूती 1989 में मिली। 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी की कांग्रेस को अब तक ही सबसे ताकतवर चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्षिण में डीएमके, पश्चिम बंगाल में सीपीएम, पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। लेकिन पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की असमय मौत ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, लेकिन ये कदम कांग्रेस के पुराने नेताओं को काफ़ी खला और नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, शीला दीक्षित जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि बाद में ये सारे नेताओं ने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी से पूछे बिना उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन सोनिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और कभी भी राजनीति में नहीं आने की कसम खाई थी। सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना के बाद खुद राजनीति से दूर रखने की कोशिश की है। इसके बाद 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार जाने के बाद पार्टी की चिंता और बढ़ गई। इस चुनाव में बीजेपी और जनता दल ने
भारी बढ़त हासिल की और बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस की हालत दिन ब दिन बुरी होती देख सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं के दबाव में 1997 में कोलकाता के प्लेनरी सेशन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद अप्रैल 1998 में वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर रहते बगावत करने वाले सबसे बड़े नेता थे शरद पवार, जिन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया। ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। आने वाले समय में कांग्रेस को इस तरह के कई झटके लगे। इनमें से एक बड़ा झटका वाईएस राजशेखर रेड्डी के लड़के जगन मोहन रेड्डी का, जो 2010 में पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन था। आज जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में है और वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 1991 में शरद पवार खुद प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन बाद में यह कुर्सी पीवी नरसिम्हा राव को नसीब हुई। पवार कई मौकों पर कहते रहे कि सोनिया गांधी के वीटो की वजह से वे 1991 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए।